हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिको। मेरा नाम है यश राजुरकर। जय श्री राम, सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमो बुद्धा एंड सत श्री अकाल। आज जिस टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पेप्टिक अल्सर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी हम पढ़ते हैं पेप्टिक अल्सर। पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या है। It is a breakdown in a continuity of a mucous membrane of a duodenum, esophagus, stomach, or a breach in a lining mucosa of a digestive tract produced by digestion of a mucosa by pepsin and acid are present in abnormally high concentration। यानी कि ड्यूडेनम, एसोफेगस और स्टमक की जो लाइनिंग होती है यानी कि म्यूकोसा, वहाँ पे क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है। अब ये अल्सर फॉर्मेशन किस चीज़ के वजह से है हम आगे देखेंगे। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का जो इन्फेक्शन होता है, यह इन्फेक्शन क्या करता है, यह इन्फेक्शन जो टॉक्सिन्स होते हैं यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के जो इन्फेक्शन है वह जो टॉक्सिन्स होते हैं वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को डैमेज कर देते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है, अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो ज़्यादा हो जाता है और सब म्यूकोसा म्यूकोसा पे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन हो जाने के बाद वहाँ पे अल्सर क्रिएशन हो जाता है जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन को हम एस पाइलोरी भी कहते हैं। इधर ये 3 टाइप्स ऑफ अल्सर्स: गैस्ट्रिक अल्सर, duodenal अल्सर, esophageal अल्सर। Gastric ulcer, it is a breaking of a mucosa membrane of a stomach due to some injurious like substances like alcohol, caffeine, aspiration, non-steroidal drugs। अभी अल्कोहल और कैफीन और नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स एज पर टू फूड गेन्स टू डू एस्पिरेशंस टू बी अनवांटेड हेल्दी फूड, और उसके वजह से भी क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर यानी स्टमक में क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन और इन्फ्लामेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ड्यूडेनल अल्सर, दे ऑकर इन ए ड्यूडेनम टू स्टिमुलेशन ऑफ अ वेगस नर्व ड्यूरिंग रेस्टिंग और पीरियड ऑफ फास्टिंग। यानी कि क्या है, जो वेगस नर्व है हमारे स्टमक में जो एसिड मौजूद होता है वह एसिड को डाइजेशन के वक्त बढ़ावा देने के लिए वेगस नर्व का काम होता है। वेगस नर्व क्या है, ज़्यादा अमाउंट में अगर एसिड को बढ़ावा ज़्यादा ही प्रमाण में दे दे और ज़्यादा ही अगर इंक्रीज हो जाए तो उसके वजह से भी क्या है, ड्यूडेनल अल्सर होने के ज़्यादा फॉर्मेशन होता है और अल्सर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसोफेगल अल्सर, देन अल्सरेशन इन ए म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, इट इज़ ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन, एसिड रिफ्लक्स इन इसोफेगस, मोस्टली सीन इन लोअर इसोफेगस। यानी कि क्या होता है, जो लोअर इसोफेगल का एरिया है वहाँ पे क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है। अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन, एसिड रिफ्लेक्स, अगर एसिड रिफ्लेक्स वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या होता है, लोअर इसोफेगस में अमाउंट में क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस में क्या हो रहा है, अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है। देन स्टमक, दैट इज द गैस्ट्रिक अल्सर। देन डिओडेनम, दैट इज द डिओडेनल अल्सर। स्टमक में होता है तो हम उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, इसोफेगल में होता है तो हम उसे इसोफेगल अल्सर कहेंगे, और डिओडेनम में होता है तो हम उसे डिओडेनल अल्सर कहेंगे। ये इसोफेगल अल्सर जो होता है ये 5% होता है। देन स्टमक अल्सर जो होता है 15 to 20% होता है। एंड देन जो डिओडेनल अल्सर होता है ज़्यादा अमाउंट में होता है, 70 to 80% में होता है, और ये 50 to 60 अबव एज वाले जो पर्सनस होते हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देता है। देन हम देखें इसके कारण, कॉजेस क्या क्या है। दिस इज द जेनेटिक टिक, दैट इज द जेनेटिक क्या होता है, दैट इज द जीन म्यूटेशंस। जीन में कुछ म्यूटेशंस हो गए या क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, पहले किसी को हो चुका है और अभी आगे हो सकता है, तो उसके वजह से भी एक कारण है क्या, पेप्टिक अल्सर होने का। देन इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल रिएक्शंस टू प्रेशर्स ऑफ एवरी डे लाइफ, वरी, फियर, एंगर और सैडनेस। दैनंदिन जीवन में हम क्या, दुखी, गुस्सा और झगड़ा, इसके वजह से भी हमारे मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर भी एक्ट पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्टम्स और डिसीज भी आते हैं। देन प्रोलॉन्ग एक्सेसिव स्ट्रेस रिगार्डिंग टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये भी एक कारण होता है। देन प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीप्लेटलेट्स, इसके वजह से क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीप्लेटलेट्स, अगर ज़्यादा में हम ड्रग गेन कर लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, लाइक टू बी नाशिया, वोमिटिंग एंड एसिड रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक पेन
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज़्यादातर इस साइड इफ़ेक्ट के वजह से भी अल्सर फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया बोले तो ये तो मेन कॉज देखा हमने, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे हम एस पाइलोरी भी कहते हैं, वह इन्फेक्शन के वजह से ज़्यादा उनमें क्या पेप्टिक अल्सर होता है। बट मैक्रोफेरियालिक एनोरेबिक इन्फेक्शन जो ज़्यादा होते हैं तो उसके वजह से भी चांसेस होते हैं क्या होने के, यह पेप्टिक अल्सर होने के। देन एक्सेसिव इंटेक ऑफ अ कैफीन अल्कोहल, जैसे मैंने पहले बोला था कि अल्कोहल की और कैफीन की ज़्यादा मन में यूज़ करने की वजह से भी क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है। देन हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। अब इसके लक्षण क्या क्या है। एपिगैस्ट्रिक पेन, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन स्टमक में पेन होगा, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पेन दैट इज द पोजीशन ऑफ लीवर, वो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन होगा, दर्द होगा। नौशिया, वोमिटिंग, नौशिया रहेंगी, उसका वोमिटिंग दैट इज द उल्टी आएगी। डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट रहेगा। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, कुछ खाएगा पिएगा ना तो वेट लॉस रहेगा। ब्लड स्टूल, जिसे हम मेलिना भी कहते हैं। डिस्पेप्सिया रहेगा, इंडाइजेशन रहेगा, स्टमक में पेन रहेगा। नॉक्टर्नल पेन यानी कि नी और हिप में पेन रहेगा। हार्ट बर्न, हार्ट बर्न यानी दिल जलता है, दिल नहीं जलता, इसमें क्या होता है, स्टमक से जो अपर साइड में अगर एसिड रिफ्लेक्स यानी लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस में आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न यानी क्या होता है, हार्ट के ठीक पीछे पोस्टीरियर साइड में हमारा इसोफेगस मौजूद होता है, तो इसोफेगस की तरफ एसिड रिफ्लेक्स आ गया तो क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। तो एसिड रिफ्लेक्स के कारण होता है। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर इंटरनली ब्लीडिंग हो जाए, अल्सर फॉर्मेशन होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होता है। इन्फ्लामेशन हो गया या फिर कुछ हो गया है इंटरनली, अल्सर फॉर्मेशन है तो अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा मन में होगी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनल टू एनस तक, जितने भी पोर्शन हैं स्टमक का, इंटेस्टाइन, इसोफेगल, जितना भी पोर्शन आता है वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। देन एबनॉर्मल डिस्टेंशन ड्यू टू इंटेस्टाइन्स, वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो आ गए, डाइजेशनल फ्लो में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए। डेट टू न्यूट्रिशनल वैल्यू, अब्सॉर्प्शन में क्या अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाया कुछ भी प्रॉपर तरीके से फूड का, तो उसके वजह से भी डिस्टेंशन होता है। ड्यू टू द स्वैलन फीलिंग, और फॉर एग्जांपल द असाइटिस, असाइटिस भी होता है, जीआरडी भी होता है, ये एक कारण होते हैं और कॉम्प्लिकेशन होते हैं किसी के अल्सर फॉर्मेशन के। देन मेडिकल मैनेजमेंट, हम मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, एंटोमाइक्रोबियल ड्रग देंगे, मोस्टली तो मेट्रोडाइंजल हम देते हैं। वो मेट्रोडाइंजल क्या है, मेट्रोडाइंजल इट इज ट्रीट टू एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे हमने पहले बोला था कि वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन भी हमारे बॉडी में आते जाते रहते हैं। सो उनमें से एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मैक्रोसिफेलिक इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन होते हैं यह उसके वजह से भी अल्सर फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। सो तो मेट्रोडाइंजल को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। सो रेंटेडिन, एंटासिड, एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए देते हैं। तो उसके एक्शन जो होते हैं, ब्लॉक H2 रिसेप्टर दैट हाइपर सिक्रेशन ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस, जो एब्नॉर्मली हाई कॉन्सेंट्रेशन में एसिड का रिफ्लेक्स होता है, एसिड ज़्यादा अमाउंट में एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, तो उसके लिए लो करने के लिए हम H2 ब्लॉक रिसेप्टर देते हैं। देन हम देखते हैं एंटासिड्स, एक्शन ऑन न्यूट्रलाइज एसिड सिक्रेशंस, न्यूट्रलाइज करने के लिए सिक्रेशंस को कुछ अदर ड्रग्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, हार्ट बर्न होता है या फिर गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज है, जीआरडी है, तो उसे ट्रीट करने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। फिर कैल्शियम कार्बोनेट यह ऑस्टियोपोरोसिस और हाइपोथायराइडिज्म होता है और पैंक्रियाटिस होता है, या यदि किडनी डिस्फंक्शन हो जाए तो उसके लिए भी हम कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ज़्यादातर चिल्ड्रन में अगर कॉन्स्टिपेशन का लेवल बढ़ता है तो उसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं।
then sodium bicarbonate to relieve to heartburn and acid indigestion. प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है जिसके वजह इंडाइजेशन हो गया है और एसिड का भी होता है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेटेड एंड रिगार्ड टू ऑल्सो हार्टबर्न. देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम GERD में यूज़ करते हैं यह मेडिसिन या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज. बट अगर स्टमक में अगर अल्सर फॉर्मेशन हो चुका है सो एसिड रिफ्लक्स तो होना ही है, इसलिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का भी यूज़ करेंगे. सो एक्शन सिक्रेटेड ड्रग्स lansoprazole and omeprazole. Lansoprazole, omeprazole, this is also used for a GERD disease and also for a peptic ulcer disease. ये भी एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए देते हैं. देन हम देखते हैं उसके सर्जिकल मैनेजमेंट. सो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, अगर मेडिकल टर्म से मेडिकल मेडिसिन से अगर वो ठीक ना हो पाए तो हमें सर्जिकली उसे यूज़ करना पड़ता है. सो फर्स्ट है वैगोटॉमी. दिस इज द कटिंग ऑफ वेगस नर्व. अभी इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा था कि वेगस नर्व क्या करता है, हमारे स्टमक में जो प्रोड्यूस होता है एसिड फॉर डाइजेशन उसको हेल्प करता है. क्या करता है, डाइजेशन के लिए. बट अगर ज़्यादा उनमें एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसे लो करने के लिए हमें वैगोटॉमी करनी पड़ती है. तो वेगस नर्व को कट कर देते हैं ड्यू टू दी सर्जन. देन है गैस्ट्रोजियोजिनोस्टॉमी. गैस्ट्रोजियोजिनोस्टॉमी को हम बिलिरुबिन 2 कहते हैं. गैस्ट्रोजियोजिन को हम बिलिरुबिन 2 कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बिलिरुबिन 2. सो दे रिमूव द एंट्रम पार्ट ऑफ द स्टमक एंड जॉइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जियोजिनम. यानी कि क्या है, जो स्टमक का जो आगे का पार्ट होता है जहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो चुका है, यानी जो स्टमक का जो एंट्रम पार्ट है उसे हम रिमूव कर देते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट होता है कौन सा, जियोजिनम का, उसे हम अटैच कर देते हैं. तो यह गैस्ट्रोजियोजिनोस्टॉमी में होता है. देन गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टॉमी जिसे हम बिलिरुबिन 1 भी कहते हैं. रिमूवल ऑफ अ लोअर पोर्शन ऑफ अ स्टमक एंड जॉइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ ड्यूडेनम. इसमें क्या होता है, जो स्टमक का पायलोरिस पार्ट होता है जहाँ पे अल्सर क्रिएशन हो चुका है तो उसे रिमूव करके जो आगे का पोर्शन होता है उसे हम नीचे के साइड यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है यानी कि ड्यूडेनम, हम उसे अटैच कर देते हैं. कहाँ पे, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टॉमी में. देन सब टोटल गैस्ट्रिक्टॉमी. उसमें क्या होता है, रिमूव दैट पोर्शन विच इज़ मोर अफेक्टेड बाय अल्सर इन अ स्टमक. इसमें क्या होता है, जो 1/3 पार्ट होता है यानी कि स्टमक का जहाँ पे अल्सर क्रिएशन हो चुका है तो हम उसे हटा देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. देन टोटल गैस्ट्रेक्टोमी. इसमें क्या होता है, इसमें पूरे स्टमक को निकाल देते हैं. अगर अल्सर विद क्रोनिक सिचुएशन ज़्यादा उम्र में हो जाए तो हमें स्टमक को हटाना पड़ता है. देन हेल्थ एजुकेशन कि ये सब चीज़ें ना हो, हमें क्या क्या देना पड़ता है. देन अवॉइड स्पाइसी फूड. स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं खाना है. अवॉइड ऑयली फूड. ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना है. अनहेल्थी फूड नहीं खाना है. जंक फूड नहीं खाना है. अवॉइड अल्कोहल, एक्सेसिव इंटेक एंड टी एंड कॉफ़ी. अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है. इंटेक टी और कॉफ़ी. जो चाय लवर होते हैं उन्होंने भी अपना चाय कम करना है और कॉफ़ी लवर जो होते हैं उन्हें भी अपना कॉफ़ी पीना कम करना है. देन लिटिल एंड फ्रीक्वेंट फूड. ज़्यादा अमाउंट में नहीं, हल्का फुल्का खाओ, तंदुरुस्त रहो, अच्छा खाना खाओ. देन encourage for a plenty of fluid. encourage करो plenty of diet like to be juices, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस. आपका जो मन पसंदीदा जूस हो वो जूस पियो, हेल्दी रहो. देन नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू ब्लीडिंग एंड वोमिटिंग. अभी वोमिटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी पे पड़ेगा यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होगा हमारे बॉडी का, जिसके वजह से हमें वर्टिगो भी आ सकते हैं यानी कि चक्कर आ सकते हैं. हाइपोवॉल्मिक शॉक में भी जा सकते हैं हम. तो उसके वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग और वोमिटिंग की वजह से हमारे बॉडी का फ्लूइड
डिस्टेंशन हो सकता है, डेफिशिएट हो सकता है। पेन रिलेटेड टू अल्सर, अल्सर फॉर्मेशन हो गया, इसके वजह से क्या होगा, हमारे स्टमक में पेन रहेगा और बोथ ऑफ जॉइंट पे भी हो सकता है या फिर पूरे बॉडी में भी पेन हो सकता है। देन डायरिया रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और एंटासिड थेरेपी, स्टमक में पेन हो रहा है और ठीक ना होने की वजह से हम उसको एंटी एसिड थेरेपी दे रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एसिड लो होने के लिए एंटी एसिड थेरेपी देते हैं, तो उसके रिएक्शन की वजह से डायरिया होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे बॉडी में। देन नॉलेज डिफिशिएंट रिलेटेड टू फिजिकल डाइटरी एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, पर्सन की नॉलेज डिफिशिएंटिटी, बिकॉज क्यों, क्योंकि फिजिकल डाइटरी एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में उसे कुछ नहीं पता, जिसके वजह से वो नॉलेज डिफिशिएंट रहेगा। एंजाइटी रिलेटेड टू कॉपिंग विथ एन एक्यूट डिसीज, पेशेंट के मन में घबराहट रहेंगी, उसे डर लगा रहेगा, बिकॉज ही इज़ नोन ऑफ द एक्यूट डिसीजेज, उसे डिसीज के बारे में कुछ पता नहीं, जिसकी वजह से उसे एंजाइटी है। देन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू चेंज इन डाइट, डाइट में चेंज होने की वजह से उसका इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रहेगा। टू डू नॉट टेक टू प्रॉपर डाइट फॉर एनी डाइटिशियन और एनी पर्सन। सो हम फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े शॉर्ट में। हमने पढ़े थे 50 का अल्सर, हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में क्या कहते हैं, जो स्टमक में जो डियोडिनम, इसोफेगस और स्टमक का पोर्शन होता है, यानी कि लाइनिंग होती है, यानी कि म्यूकोसा, वहाँ पे कहाँ होता है, वहाँ पे हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन के वजह से क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है वहाँ पे म्यूकोसा में। इसोफेगल में 5% होता है, डियोडिनम में कितना 15 to 20%, एंड स्टमक में 15 to 20 होता है, डियोडिनम में 70 to 80, उल्टा बोल दिया मैंने, 70 to 80% होता है डियोडिनम में, ज़्यादा अमाउंट होता है, अब होता है 50-60 ऑफ एज वाले पर्सन में। देन हमने उसके कॉजेज देखे थे, जेनेटिक, इमोशनल स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव स्ट्रेस, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया था अभी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, एस पायलोरी जैसे कहते हैं हम। देन एनारोबिक भी है और माइक्रोहिफाइलिक बैक्टीरिया भी है, जिसके वजह से भी होता है। सो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग, नॉन स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीप्लेटलेट्स, ये सब इलीगल ड्रग या फिर ज़्यादा मन में लेने की वजह से भी हो सकता है। देन एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन और अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में लेने की वजह से भी होता है। देन साइन इफेक्ट देखे हमने, एपिगैस्ट्रिक पेन, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पेन, नॉसिया, वोमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ब्लडी स्टूल, डिस्पेप्सिया, नॉक्चुरल पेन एंड हार्टबर्न। देन कॉम्प्लिकेशन देखा, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन जीआई ट्रैक्ट एंड एब्नॉर्मल डिस्टेंशन। देन मेडिकल मैनेजमेंट देखा हमने, एंटोमाइक्रोबियल, मेट्रोडांसोल के इसलिए देते हैं हम, मेट्रोडांसोल इसलिए देते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ एसिड रिफ्लेक्स ऑफ आवर बॉडी, एंड रेंटाइसिन टू द लो ऑफ एसिडिटी, उसके लिए हम रेंटाइसिड देते हैं। देन हमने देखा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, ट्रीट करता है एसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज को, स्टमक पेन को। देन कैल्शियम कार्बोनेट किसकी करते हैं, ओस्टोपेरोसिस, एस्टोमेल्शिया, किडनी डिस्फंक्शन होते हैं उसके लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट किसे, टू रिलेट टू हार्टबर्न एंड एसिड इंडाइजेशन, उसके लिए। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो भी हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को कम करने के लिए, और जीआईडी में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। देन एक्शन सिक्रेटरी ड्रग्स, दैट इज द लाइसोप्रेजोल एंड ओमेप्रेजोल, ये भी एसिड रिफ्लेक्स को कम करने के लिए दिया जाता है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट देखा हमने, वेगोटॉमी क्या करते हैं, वेगस नर्व को रिमूव करता है। गैस्ट्रोजियोटॉमी क्या करते हैं, एंट्रम पार्ट ऑफ स्टमक को निकाल देते हैं और जिनम का जो रिनम पार्ट है उसको अटैच कर देते हैं। गैस्ट्रोडियोटॉमी क्या करते हैं, लोअर पोर्शन ऑफ क्या होता है, स्टमक का जो लोअर पोर्शन होता है उसे निकाल कर जो रिमेनिंग पार्ट होता है ड्यूडियम का, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे जॉइन कर देते हैं। देन स्टब टोटल गैस्ट्रोटॉमी, जो 1/3 पोर्शन होता है फर्स्ट का किसका, गैस्ट्रिक पार्ट का यानी स्टमक का, उसको निकाल कर स्मॉल इंटेस्टाइन को जॉइन कर देते हैं। देन टोटल गैस्ट्रोटॉमी क्या करते हैं, पूरे स्टमक को हम रिमूव कर देते हैं। हेल्थ एजुकेशन देखा, उसमें अवॉइड स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल नहीं लेना है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड कॉफ़ी, लिटिल एंड फ्रीक्वेंट फूड, एंड encourage of plenty of fluid।
देन नर्सिंग डायग्नोसिस देखा हमने कि ब्लीडिंग और वोमिटिंग की वजह से वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम क्या डिफिशिएंट रहेगा, अल्सर की वजह से क्या पेन रहेगा। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और एंटासिड थेरेपी दे रहे तो उसकी वजह से डायरिया रहेगा ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। है ना, क्या रहेगा, कॉलेज डिफिशिएंट रहेगा ड्यू टू द फॉर्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पेशेंट को नहीं रहेगा उसको बारे में, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं, सो फिर नॉलेज है डिफिशिएंट। देन एंजाइटी रिलेटेड टू कोपिंग विद एन एक्यूट डिसीज है, एक्यूट डिसीजेस है तो उसके वजह से उसे एंजाइटी रहेंगी। देन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन टू द रिलेटेड टू चेंज ऑफ अ डाइट, नॉट अ प्रॉपर डाइटिशन एंड नॉट अ प्रॉपर मेन्यू ऑफ अ डाइट ऑफ पेशेंट, उसके वजह से भी क्या रहेगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रहेगा। सो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।